ये भी देखने को मिल रहा है पूरे देश के अंदर कि जो मेडिकल कॉलेज हैं वो लगातार खुल रहे हैं, यानी कि एक बाढ़ सी आ गई है। तो क्या जो सुविधाएं होती हैं उनमें भी विस्तार हुआ है? अगर हम 2025 अप्रैल की बात करें तो तकरीबन 14 लाख रजिस्टर्ड एमबीबीएस डॉक्टर भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। अब विषय यह है कि क्या इतने सारे मेडिकल कॉलेजों की जरूरत है? मुन्ना भाई एक शब्द काफी फेमस हुआ था, इसकी बात भी निकल कर आई थी। कई बार ऐसा भी होता है कि डोनेशन कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन पर भारी पड़ जाता है। डोनेशन देकर जब व्यक्ति एमबीबीएस की पढ़ाई करता है और जब निकल कर आता है तो शायद वो उतना उसके अंदर कैपेसिटी नहीं हो पाती कि वो कर सके। अगर आप मेडिकल कॉलेज को बेहतर तरीके से चला रहे हैं, उसके पास बेहतर टीचर हैं, बेहतर इक्विपमेंट्स हैं, बेहतर हॉस्टल है, तो डॉक्टर्स बहुत अच्छे बनकर निकलेंगे। स्वास्थ्य की हम बात करते हैं, चिकित्सा शिक्षा की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है जो गरमाया रहता है और जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो आती है भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार के ऊपर सबसे पहले शासकीय अधिकारियों के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे वो मेडिकल टीचर हो। अगर सरकारी अधिकारी करप्ट होंगे तो ये व्यवस्था कभी नहीं सुधरेगी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। दरअसल मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और चिकित्सा शिक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सरकार की नीतियों के चलते सिस्टम में असंतोष बढ़ा है। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मध्य प्रदेश चिकित्सक संघ के संयोजक एवं प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मालवीय। सीधे उन्हीं से बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि स्वास्थ्य संस्थानों में जिस प्रकार से आईएएस लॉबी जिस प्रकार से एकदम से आई है, उनकी जो भूमिका बढ़ गई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये एक ऐसा विषय है कि कोई भी चाहे वो चिकित्सा की बात करें, चिकित्सा शिक्षा या स्वास्थ्य की बात करें, ये बेहद तकनीकी और जटिल विषय है और इसमें तकनीकी विशेषज्ञों को ही इसके नीति निर्धारक के रूप में होना चाहिए। जहाँ तक प्रशासनिक अधिकारियों की या आईएएस की भूमिका का सवाल है, उन्हें केवल और केवल प्रशासनिक पदों पर, खास तौर से केवल प्रमुख सचिव जैसे पदों पर ही वो रहें। लेकिन जितने भी डायरेक्टरेट हैं, संचालनालय हैं, वहाँ पर डायरेक्टर या कमिश्नर तक चिकित्सकों को ही रखना चाहिए। और इसके पीछे कारण ये है कि जितनी भी मेडिकल या स्वास्थ्य से संबंधित जो भी विषय हैं, अगर आप देखेंगे तो उसमें उसकी एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले, स्पेशलिस्ट की पढ़ाई करने वाले और उसके बाद तकरीबन 20 से 25 सालों तक उस विषय में काम करने के बाद वो इस स्तर पर पहुंचते हैं और उनके अनुभव का और उनकी डिग्रियों का बाकी चीज़ों से कोई मोल नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आज आईएएस का गठन हुआ, आईएफएस का गठन हुआ, आईआरएस का गठन हुआ, इंजीनियरिंग सर्विस का गठन हुआ, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य ये रहा कि इंडियन मेडिकल सर्विस का गठन नहीं हुआ। आज़ादी से लेकर आज तक इस पर प्रयास बहुत हुए, लेकिन इसका गठन नहीं हो पाया, जबकि ये समाज और देश के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। यानी ये माना जाए कि प्रशासनिक जो नियंत्रण है वो क्लिनिकल निर्णयों पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, इसमें इस बात को आप समझिए कि अगर डायरेक्टरेट लेवल पर, कमिश्नर लेवल पर, सेक्रेटरी लेवल पर अगर चिकित्सक होंगे तो वो चिकित्सीय विधा को बहुत बारीकी से जानते हैं। समाज में चिकित्सा की क्या भूमिका होगी, कैसे हम बाकी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में ख़ास तौर से आपने मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में हम लोगों का जो मानक स्तरों पर हम काफ़ी पीछे हैं। मेरा मानना है कि अगर आप ऊपर से नीचे तक सारे चिकित्सकों को रखेंगे, ईमानदारी से अगर चिकित्सक काम करें, चिकित्सक अपना पूर्ण रूप से योगदान दें, वही इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हों, तो डेफिनेटली इस पर हम आगे बढ़ सकते हैं। सर, ये भी देखने को मिल रहा है पूरे देश के अंदर कि जो मेडिकल कॉलेज हैं वो लगातार खुल रहे हैं, यानी कि एक बाढ़ सी आ गई है। लेकिन मेडिकल कॉलेज तो खोले जा रहे हैं, विस्तार भी किया जा रहा है, तो क्या जो सुविधाएं होती हैं उनमें भी विस्तार हुआ है? क्या उनकी जो गुणवत्ता है वाकई में वो ऐसी गुणवत्ता दे पा रहे हैं अपने स्टूडेंट को कि वो एक अच्छे डॉक्टर बन के निकल सकें? देखिए, WHO का एक रिकमेंडेशन है कि 1000 पॉपुलेशन पर एक चिकित्सक होना चाहिए। अगर हम 2025 अप्रैल की बात करें तो तकरीबन 14 लाख
रजिस्टर्ड एमबीबीएस डॉक्टर भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। तो WHO की रिकमेंडेशन लगभग पूरी हो जाती है। अब विषय यह है कि क्या इतने सारे मेडिकल कॉलेजों की जरूरत है? मुझे लगता है कि अब नहीं है, और सरकार को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आधे अधूरे मेडिकल कॉलेज, आधे अधूरे लैब्स, आधे अधूरे मेडिकल टीचर्स के साथ जो छात्र पढ़ रहे हैं, क्या वो पूरा 100% ज्ञान लेकर बाहर आएंगे? क्या वो आधे अधूरे चिकित्सक नहीं बनेंगे? और क्या वो आधे अधूरे चिकित्सक बनेंगे तो समाज को उसके दुष्परिणाम आने वाले समय में भुगतने होंगे। हमें लगता है कि जो एक रेफरल सिस्टम है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, फिर उसके बाद जिला अस्पताल और फिर मेडिकल कॉलेज, इस रेफरल सिस्टम में से अगर आप देखें तो जिला अस्पतालों को जो मेडिकल कॉलेज बनाने की बात होती है, आपने सेकेंडरी जो रेफरल सिस्टम है उसको पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। ऐसा ना करे सरकार। मेडिकल कॉलेज, उसके अस्पताल बिल्कुल अलग हों और जिला अस्पताल का अपना अस्तित्व बरकरार रहे, तभी ये एक काम तो और हुआ है अभी कि MCI से NMC में बदलाव किया गया है, तो क्या नियंत्रण तंत्र मजबूत हुआ है या फिर ये माना जाए कि जो ढांचा है सिर्फ वही बदला गया है, नियम तो सब वही हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी जो संस्था है उसको चलाने वाले लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज अगर आप MCI और NMC का कंपेयर करेंगे तो मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं कि गांधी चिकित्सा महाविद्यालय और इसी प्रदेश के अन्य महाविद्यालय जहां पर 140 से 150 सीटें यानी कि 10 सीटों को कन्वर्ट करने में 2016-17 में एक मेडिकल कॉलेज को 5-5 साल लग गए। और आज जो आप देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में MBBS सीटें और हजारों की तादाद में PG की सीटें, और जिसका समाज पर असर ये दिख रहा है कि -40% पर व्यक्ति को PG सीट में एडमिशन मिल रहा है। तो ये जो मेडिकल कॉलेजों की खासतौर से आधा अधूरा ज्ञान लेकर जो छात्र बाहर निकलेंगे और जो निकल रहे हैं, उसके लिए पूरी तरह से नेशनल मेडिकल कमीशन जिम्मेदार है और ये अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, क्योंकि नेशनल मेडिकल कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो मेडिकल कॉलेज को अच्छी तरह से चलाए और जो चिकित्सक मेडिकल कॉलेज से पास होकर निकल रहे हैं, चाहे वो MBBS कर रहे हों या वो PG कर रहे हो, वो पूर्ण रूप से दक्ष डॉक्टर होकर निकले, 100% नॉलेज के साथ निकले। अगर इस तरीके से आधे अधूरे मेडिकल कॉलेज, आधे अधूरी फैकल्टी, कहीं अस्पताल नहीं है, कहीं लैब नहीं है, अस्पताल हैं तो 10 किलोमीटर दूर है, इस तरीके से हॉस्टल नहीं है बच्चों के रहने के लिए, अगर इस तरीके से हम मेडिकल कॉलेज चलाएंगे तो डेफिनेटली हम समाज का भला नहीं कर रहे हैं और इसके लिए पूर्णतः NMC जिम्मेदार। सर, आपने जिस प्रकार से बताया कि पूरी तरीके से वो दक्षता प्राप्त करके निकले, उसी से एक मुझे और चीज़ याद आई, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है, मुन्ना भाई एक शब्द काफ़ी फेमस हुआ था, इसकी बात भी निकल कर आई थी। कई बार ऐसा भी होता है कि डोनेशन कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन पर भारी पड़ जाता है। डोनेशन देकर जब व्यक्ति MBBS की पढ़ाई करता है और जब निकल कर आता है तो शायद वो उतना उसके अंदर कैपेसिटी नहीं हो पाती कि वो कर सके। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि आप चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो या आप सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो, अगर उसका संचालन बेहतर तरीके से हो रहा है, उसका सुपरविजन बेहतर तरीके से हो रहा है। इसके पहले देश में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी संस्था थी जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उनको बंद कर दिया गया, जो भी हुआ जैसा भी हुआ। लेकिन अगर आप मेडिकल कॉलेज को बेहतर तरीके से चला रहे हैं, उसके पास बेहतर टीचर हैं, बेहतर इक्विपमेंट्स हैं, बेहतर हॉस्टल है, बेहतर उसके पास मरीजों की संख्या समुचित है, उसके पास रेफरल सिस्टम ठीक है, तो डॉक्टर्स बहुत अच्छे बनकर निकलेंगे। लेकिन अगर ये व्यवस्था नहीं है, आपका सुपरविजन अच्छा नहीं है, आपका संचालन अच्छा नहीं है, तो फिर आप चाहे सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ें या डोनेशन से पढ़ें या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ें, वो चिकित्सक डेफिनेटली पूरी तरह दक्षता के साथ तो बाहर नहीं आएंगे। अभी सर हाल ही में एक निर्णय हुआ है मध्य प्रदेश में, और पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश जिसने हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत की है। आपने भी देखा ही होगा। तो सर क्या लगता है कि, क्योंकि देखिए मेडिकल की जब भी हम बात करते हैं, डॉक्टर्स की बात करते हैं, तो हमें याद आता है कि डॉक्टर के पास हम जाएंगे, वो दवाई लिखेंगे इंग्लिश में, और कई बार तो ऐसा होता है कि डॉक्टर की राइटिंग सिर्फ मेडिकल वाले समझ पाते हैं, मेडिकल वाले वो दवाई निकाल के देते हैं और मरीज सही हो जाता है। अब ऐसे में सर हिंदी की अगर जब पढ़ाई की हम बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि सक्सेस है ये, खासतौर पर अगर मध्य प्रदेश, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें देश के, तो ये कहाँ तक सक्सेस हो पाएगा? और वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो क्या वो फैसिलिटी या फिर उस प्रकार से वो इलाज कर पाएगा डॉक्टर?
देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वैश्विक स्तर पर तो अंग्रेजी भाषा जो है वो सर्वमान्य है, और मेडिकल की जितनी भी बुक्स हैं आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर, वो सब इंग्लिश में छपती हैं। हम अगर बाहर जाते हैं, चाहे हम अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, फ्रांस जाएं, जहाँ भी जाएं, तो हमको इंग्लिश भाषाओं में ही वो बुक्स मिलती हैं। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें या भारत देश की बात करें, तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल कई बार हमने देखा है कि जो छात्र ख़ास तौर से ट्राइबल एरिया से, रिमोट एरिया से या कुछ ऐसी जगहों से आते हैं जहाँ वो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों से नहीं पढ़ पाते, तो शुरू के 1 या 2 साल में उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर भारत देश के अंदर एक समस्या ये है कि यहाँ पर तकरीबन 25-30 प्रमुख भाषाएं हैं, तो आप कहाँ तक बुक्स को छापेंगे? वही मैं कह रहा था सर कि हिंदी में तो ये साउथ बात में कैसे जाके बिल्कुल डॉक्टर पढ़ा बिल्कुल। पाएंगे? तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जो अंग्रेजी भाषा है, वो अंग्रेजी और हिंदी, वैसे भी मैं भी अगर बात करूं, इतने सालों से पहले मैं पढ़ा हूं, तो वहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी को मिक्स करके ही पढ़ाते हैं। उसमें ऐसा कोई नहीं है कि केवल हम इंग्लिश माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। लेकिन हाँ, अब अगर हिंदी माध्यम की भाषाएं आ रही हैं, तो सबसे पहले सरकार को ज़मीनी स्तर पर काम करना होगा। उनको वो बुक्स, डिफरेंट प्रकार की, डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स हिंदी में भी छपवानी पड़ेंगी। कहीं कि ऐसा ना हो कि बच्चा एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सी में आए कि दूसरा मेडिसिन की बहुत अच्छी बुक्स पढ़ रहा है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बहुत अच्छी बुक्स पढ़ रहा है, अलग अलग रेफरेंस से पढ़ रहा है, और उसके पास केवल एक ही हिंदी की बुक्स हो जिसको सरकार ने खरीदा हो। तो उसके अलावा सरकार को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा कि बच्चा बेखौफ होकर हिंदी में पेपर लिखे, और जो कॉपी चेक करने वाले लोग हैं वो भी एक उस मानसिकता से उस कॉपी को चेक करें कि हाँ, अगर बच्चे ने हिंदी में सही चीज़ें लिखी हैं तो उनको वो पूरा नंबर दे। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि हमको आंग्ल भाषा को, अंग्रेजी भाषा को खत्म करने जैसी स्थिति में बिल्कुल नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये एक वैश्विक भाषा है। और बहुत अच्छा ये होगा कि हम मिक्सोपैथी के साथ आगे बढ़ें, बच्चा हिंदी और अंग्रेजी एक साथ उसको लेकर चले। चूँकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम सोचते भी हिंदी में हैं, हम बात करने से पहले विचार भी हमारे हिंदी में आते हैं, तो अगर वो हिंदी को शुरुआती दौर में लेकर चलता है तो इसमें कोई बुराई नहीं समझता। बिल्कुल, आपने कहा कि बच्चा दबाव में ना रहे, किसी प्रकार की उसको परेशानी ना हो, और वो अपना एग्जाम भी काफ़ी अच्छे से दे सके। सर, छात्रों से जुड़ा एक और प्रश्न था मेडिकल के स्टूडेंट से, जो कि अभी हमेशा सवाल भी उठ रहे हैं। आत्महत्या के जो मामले हैं वो मेडिकल स्टूडेंट के थोड़ा ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये क्या व्यक्तिगत कमजोरी है उस छात्र की, या फिर सिस्टम की असंवेदनशीलता है कि कहीं रैगिंग तो नहीं हो रही है, कहीं ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है? इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, सुसाइडल केस को खासतौर से छात्रों में, इसको हमको चिकित्सीय क्षेत्र तक सीमित नहीं रखना चाहिए। ये एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो ये एक वैश्विक समस्या है, और पूरे भारत देश में किसी भी विधा में पढ़ने वाले छात्र हों, ये उनकी एक प्रमुख समस्या है। लेकिन बात अगर हम चिकित्सा क्षेत्र की करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आत्महत्या जैसे प्रकरण आते हैं, इसमें हमें एक सामूहिकता से देखने की ज़रूरत है। ना सिर्फ छात्र की काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, वरन स्कूल एजुकेशन से ही उनके पेरेंट्स को भी समझाने की ज़रूरत है। बच्चों के माता पिता ही वो उसके ट्रेनर होते हैं, उसके गुरु होते हैं, जो सबसे पहले उसको शिक्षा देते हैं और जीवन से लड़ने की। या कई बार ऐसा होता है कि बच्चे छोटे मोटे फेल्योर से परेशान हो जाते हैं, किसी रिश्ते के टूटने से परेशान हो जाते हैं, या उसको ऐसा लगता है कि मेरे आसपास के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं, बहुत ज़्यादा आगे और अच्छी लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं, और मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो जो पेरेंट्स हैं, ख़ास तौर से जो बचपन से वो जिनके साथ रह रहा है, सीख रहा है सारी चीज़ें, सबसे पहले उस बच्चे को फेलियर से लड़ना सिखाएं, और उसको ये बताएं कि ज़िंदगी में पढ़ाई लिखाई, डिग्री एक ज़िंदगी का एक छोटा सा पार्ट है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत कुछ इसमें एक्सपीरियंस लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मेडिकल में आप आ गए और मेडिकल में कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दुनिया में मेडिकल के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। तो अब जहाँ तक चिकित्सीय महाविद्यालय की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले तो खासतौर से मारपीट के जो केसेस हैं, जो रैगिंग जैसी चीज़ें हैं, उन पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। और नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा जो मेंटर और मेंटीज, यानी कि बच्चों के जो गुरु बनते हैं मेडिकल कॉलेज में,
खासतौर से डॉक्टर, जो सीनियर डॉक्टर्स फैकल्टी होती है, उनको गुरु बनाया जाता है, वो उसको 5 साल तक देखते हैं। इसको ज़मीनी स्तर पर और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है, और जो टीचर्स हैं वो बारीक निगाह अपने छात्रों पर रखें। और ऐसा लगता है कि किसी छात्रों में इस तरह के लक्षण अगर उनको दिखाई देते हैं, किस तरह का डिप्रेशन में दिखाई देते हैं, या ऐसा लगता है कि ये बच्चा किसी तरह से कमज़ोर है, तो उसके सर पर हाथ रखें, उसको प्रोत्साहित करें, उसको उत्साहित करें, क्योंकि जीवन में कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि छात्रों से आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा छात्रों के साथ में इनफॉर्मल मीटिंग हो, और उनके पास में एकेडमीज, पढ़ाई लिखाई के अलावा जो उनके फेस्टिवल्स हैं, जो बाकी की सुविधाएं हैं, वो भी उनको आदान प्रदान उनका प्रदान करें। क्योंकि बच्चों को कई बार जो बाहर की चीज़ें होती हैं, बाहर का वातावरण होता है, हंसी खुशी मजाक, उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं, उससे भी कई बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है और वो इन सारी चीज़ों से बाहर निकल आते हैं। सर, काफ़ी अच्छा मैसेज दिया आपने। तो ये उन माता पिता के लिए एक बड़ा मैसेज है कि जो जिनके बच्चे मेडिकल में पढ़ रहे हों या फिर किसी भी संस्थान में पढ़ रहे हों, अगर वो अंदर से कमज़ोर हों तो आप उनको थोड़ा सा मजबूत करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो जिस विधा को लेने के प्रयास कर रहे हैं उसके उसी में पूरी ज़िंदगी है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है और कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। सर, आगे बढ़ाते हैं। सर, एक चीज़ और निकल कर आती है, हमेशा हम देखते हैं शासकीय जो अस्पताल होते हैं वहाँ पर एक नाम निकल कर आता है पीपीटी मोड पर हम काम करेंगे, इसको समाधान माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं सर ऐसा नहीं लगता कि ये निजीकरण की ओर जा रहा है, और ऐसे में जो गरीब मरीज होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं इसका दबाव झेलना पड़ सकता है? देखिए, पीपीपी मोड की जो बात की जाती है, देखिए मध्य प्रदेश में जहाँ तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं या मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, सबसे पहले तो हमको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या वाकई अब मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है। दूसरी बात, हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है, और हम लगातार पत्रों के माध्यम से और हमारे तमाम मीटिंग्स में हम इस बात को उठाते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा ये पूरी तरह से सरकार के हाथ में होनी चाहिए। हम पीपीपी मॉडल पर आखिर देना क्यों चाहते हैं? आखिर हमको ऐसी क्या नौबत आ गई है? और देखिए, पीपीपी मॉडल में जब आप किसी व्यक्ति को इस तरह की संस्था चलाने की अनुमति प्रदान करते हैं, तो हमको इसके पीछे व्यापार, इसके पीछे भ्रष्टाचार, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि पीपीपी मॉडल मध्य प्रदेश के अलावा और भी राज्यों में शुरू हुआ, और अंततः सरकारों को ने एक समय के बाद वो निर्णय उसको वापस लेते हुए पीपीपी मॉडल से सरकार ने वापस लिए, और सरकार में शामिल करके सरकार के द्वारा, सरकार के अधीनस्थ तरीके से उस मेडिकल कॉलेज को चलाएं। तो हमारा ये मानना है कि पीपीपी मॉडल की ज़रूरत मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश के पास पूरी तरह से सक्षम लोग हैं। चिकित्सक अभी जिस तरह से एमबीबीएस की सीट बढ़ी हैं और WHO का जो रेशो है वो तकरीबन पूर्ण हो रहा है, तो मुझे लगता है कि पीपीपी मॉडल की ज़रूरत नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में पीपीपी मॉडल की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर सर हम बात करें अगर, तो एक शिकायत जो लगातार सामने निकल कर आती है, और हमने उसके कई उदाहरण भी देखे हैं, आपने भी देखा होगा, अमानक दवाएँ। उदाहरण है छिंदवाड़ा का कि किस तरह से जो कफ सिरप था उसके कारण बच्चों की मौत हुई थी। सर, ऐसी अमानक दवाओं पर क्या सख्ती से जो नियंत्रक होते हैं वो सख्ती करनी चाहिए, या फिर सस्ती दवाइयों के चलते गुणवत्ता से खिलवाड़ कहीं ना कहीं किया जा रहा है, या आप मानते हैं? नहीं, हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि अमानक दवाइयों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। बिल्कुल 1% भी किसी को ये नहीं गुमान होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के किसी भी अस्पताल में, सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में, हम अमानक दवाएं दे देंगे। अभी आपने देखा होगा कि पिछले 2 सालों में अमानक दवाइयां लगातार सरकारी अस्पतालों में भी पाई गई, और इसके लिए 2025 में मेडिकल टीचर एसोसिएशन, चिकित्सक महासंघ, मेडिकल ऑफिसर सबने आंदोलन भी किए। और अगर आप इसमें देखें कि अमानक दवाइयाँ वो दवाइयाँ हैं, ना सिर्फ बुखार उतारने से लेकर ऑपरेशन थिएटर के अंदर और आईसीयू में शामिल होने वाली दवाइयाँ तक अमानक निकली, जो कि किसी लाइफ सेविंग मेडिसिन होती हैं, जीवन रक्षक दवाइयाँ। तो सरकार का ये कर्तव्य है कि इसको ऐसी नीति बनाए कि अगर हम, खासतौर से मध्य प्रदेश सरकार, उसकी टेस्टिंग भी ना कर पाए, तो भी जो व्यक्ति ये दवाई सप्लाई कर रहा है उसको ये डर होना चाहिए कि मेरी दवाई में से एक भी रैपर अगर अमानक निकल गया तो मध्य प्रदेश सरकार को उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दायर करने चाहिए, आजीवन वो व्यक्ति कारावास में हो। ऐसे प्रावधान जब तक हम नहीं लेकर आएंगे तब तक
अमानक दवाइयों से मध्य प्रदेश में छुटकारा हमको नहीं मिलेगा। साथ में हम लोग लगातार इस बात को उठाते रहे हैं और सरकार ने सुना भी है हमारी बात को। हर जिले के अंदर दवाई टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि दवाई का उपयोग होने से पहले जहां से दवाई आई है उसने जो टेस्ट करके भेजी है, क्रॉस टेस्टिंग हमारे यहां भी होनी चाहिए, ताकि मरीजों को एक सुरक्षित दवाई मिले। ऐसा ना हो कि दवाई लेने के बाद उनकी तबीयत खराब हो। यानी कि सर ये माना जाए कि जो जितनी भी फैक्ट्री हैं वहाँ पर एक बार सख्ती के साथ दबिश देनी चाहिए प्रशासन को। बिल्कुल सख्ती के साथ दबिश देनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार को कैबिनेट में जाकर एक प्रावधान लाना चाहिए कि अमानक दवाइयों के सप्लाईकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक प्रकरण और हत्या के प्रकरण दर्ज होने चाहिए उनके ऊपर। अगर वो ऐसा कुछ भी पाया जाता है तो सबसे पहले तो उसको आजीवन ब्लैक लिस्टेड करें और उसके ऊपर आपराधिक प्रकरण दायर करें। लेकिन सर स्वास्थ्य की हम बात करते हैं, चिकित्सा शिक्षा की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है जो गरमाया रहता है और जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो आती है भ्रष्टाचार की। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, भ्रष्टाचार, जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात करें तो चाहे वो चिकित्सक हों या कोई भी हो, वो समाज के इसी वर्ग से आते हैं जहाँ आजकल भ्रष्टाचार को हम ये मानते हैं कि वो नस नस में शामिल हो गया है। और आमजन और बुद्धिजीवी लोगों ने तो अब इस पर बात करना भी बंद कर दिया है। भ्रष्टाचार के मामले में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा को भ्रष्टाचार से पूरी तरह से दूर हो जाना चाहिए। और भ्रष्टाचार के कई रूप होते हैं। खास तौर से अगर आप देखेंगे तो अगर आप दवाइयों को आउटसोर्स करते हैं, जांचों को आउटसोर्स करते हैं, लैब्स को आउटसोर्स करते हैं, सीटी एमआरआई को आउटसोर्स करते हैं, तो आउटसोर्सिंग में आपको क्या मिल रहा है और इसके आउटसोर्सिंग के पहले जो सरकार करती थी वो उसमें कितना खर्चा आ रहा है, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या बन गया। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार के ऊपर सबसे पहले शासकीय अधिकारियों के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे वो मेडिकल टीचर हो। कारण क्योंकि चाहे वो दवाइयों की गुणवत्ता हो, चाहे वो स्वास्थ्य की गुणवत्ता हो, हर चीज की गुणवत्ता को जांचने का काम सरकारी एजेंसी का होता है, वो सरकारी अधिकारियों का काम होता है। अगर सरकारी अधिकारी करप्ट होंगे तो ये व्यवस्था कभी नहीं सुधरेगी। इसलिए भ्रष्टाचार सबसे पहले अगर उसके ऊपर कंट्रोल करना है तो जो सरकारी अधिकारी, सरकारी चिकित्सक और वो किसी भी उसमें इनके ऊपर कंट्रोल, कम से कम स्वास्थ्य सेवाओं में तो भ्रष्टाचार ना हो। स्वास्थ्य सेवाओं को, व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई पूरी चीजें होती हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें भ्रष्टाचार को एक तरह से थोड़ी बड़ी बात कहूंगा कि भ्रष्टाचार को आप देशद्रोह की श्रेणी में जब तक नहीं रखेंगे, इसको आतंकवाद की श्रेणी में नहीं रखेंगे, तब तक भ्रष्टाचार से मुक्त हो पाना देश के लिए बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, क्योंकि भ्रष्टाचार के कई केसेस भी सामने निकल कर आते हैं सर। ऐसे ही अगर हम बात करें शासकीय जो चिकित्सक होते हैं अगर उनकी बात करें तो उनमें जो प्रमोशन की एक नीति होती है उसको लेकर असंतोष नजर आता है, तो क्या वरिष्ठता के आधार पर या मेरिट के आधार पर इसको आप किस तरह से देखते हैं कि जो देखिए, मैं इसमें नए डॉक्टरों का मनोबल कहीं ना कहीं जो युवा डॉक्टर होते हैं उनका एक मनोबल टूटता है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश सरकार के अंदर डॉक्टर्स के प्रमोशन पॉलिसीज़ को लेके या उनको बनाए रखने के लिए जो अधिकारियों का काम है, उसके नीति निर्धारकों का काम है, वो इसमें तकरीबन असफल हुए। अभी आपने देखा सन 2023 में चिकित्सकों का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उसके बाद सरकार ने DACP समकक्ष एक प्रमोशन की योजना, समयमान वेतन सारे मध्य प्रदेश के सभी चिकित्सकों को दिया। आज उस आदेश को निकले हुए 2 साल हो गए हैं और मध्य प्रदेश के 80% चिकित्सकों को उसका लाभ नहीं मिला। और इसके पीछे जो कारण है वो प्रशासनिक असफलता है। और सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ इसमें, जो जिनके ऊपर ये नहीं लग रहा है, वो तो हमारे हेल्थ के डॉक्टर्स हैं। मेडिकल एजुकेशन में चूंकि वहाँ की लोकल एसोसिएशन बहुत मजबूत होती हैं, बहुत अपना काफ़ी बेहतर तरीके से काम करती हैं, तो वो उन्होंने अपने डॉक्टर्स के लिए ये काम करके और उनको उसका लाभ दिलवाया। लेकिन चाहे वो ESI के डॉक्टर्स हों, होम के डॉक्टर्स हों, हेल्थ के 90% डॉक्टर्स हैं, उनको अभी तक इसका लाभ नहीं मिला। अगर ये सारी चीज़ें सरकार बेहतर तरीके से कर दे, और ख़ास तौर से मैं आपसे एक बात और कहूँ, सीधी भर्ती हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सीनियर डॉक्टर्स बैठे रहते हैं लेकिन उनके एवज में आप जूनियर डॉक्टर्स को उनका
प्रभारी बना देते हैं, किसी को एचओडी बना देते हैं, किसी को डीन बना देते हैं, किसी को डायरेक्टर बना देते हैं। इन सब चीज़ों पर भी लगाम लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि यही सवाल हम हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे पूछते हैं, कमिश्नर से पूछते हैं, हम हमारे प्रमुख सचिव महोदय से पूछते हैं कि अगर उनके पदों को वरिष्ठता के आधार पर ना भर के सीधी भर्ती से किसी जूनियर को बना दिया जाए तो उनको कैसा लगेगा। तो इस व्यवस्था को ना तोड़ें आप। जो 3-4 सीनियर हैं उनकी सीआर देख लें, उनकी मेरिट देख लें, लेकिन ऐसे व्यक्ति को बनाएं जो बाकी लोगों से वरिष्ठता में कम से कम 4-5 के ऊपर आता हो। ऐसा ना हो कि बिल्कुल नीचे के आदमी को आपने किसी संस्था का सिरमौर बना दिया और ना उनके पास कोई बहुत ज्यादा अनुभव है, ना वो अनुभव को प्राथमिकता देनी चाहिए कुल मिलाकर सही। बिल्कुल देनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी एक ही व्यक्ति को बनाओ, पर उस वरिष्ठता में से 4-5 में से आप छांटिए। हेलीकॉप्टर एंट्री बिल्कुल बेकारी है। क्योंकि आपने उदाहरण भी काफी अच्छा दिया है कि जब प्रमुख सचिव को तय किया जाता है तो उसकी वरिष्ठता देखी जाती है। बिल्कुल वरिष्ठता देखी जाती है। उसी तरीके से हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए। किसी भी प्रमोशन के पद पर हमेशा वरिष्ठता सर्वप्रथम होनी चाहिए और उसके बाद 2-3 वरिष्ठता में से आप मेरिट देख लें और उसके अनुसार। सर एक प्रश्न और था, हम अक्सर ये देखा जाता है कि जो एमबीबीएस के स्टूडेंट होते हैं उन्हें कॉलेज तो गवर्नमेंट चाहिए, लेकिन जब शासकीय अस्पताल में उनकी पोस्टिंग होती है, खास तौर पर अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर वो पोस्टिंग के समय जाना अपने आप को प्रेफर नहीं करते हैं और इसके अलावा वो प्राइवेट प्रैक्टिस में चले जाते हैं। ये क्यों होता है सर? देखिए, इसके पीछे ना आप सिक्के के दोनों पहलू देखिए। आप सबसे पहले तो सवाल ये है कि चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने और वहाँ पर बनाए रखने और उनके रहने के लिए हमने क्या व्यवस्थाएं की? हमने उनके लिए कुछ नहीं किया। अभी आप देखिए, किसी भी जिला अस्पताल में चले जाइए, 50 के पद हैं तो 25 लोग काम कर रहे हैं। वैसे ही वो आधे तो स्ट्रेस में आ गया। ना तो आप उसके वेतन को लेके कोई अपग्रेड सिस्टम आप रख रहे हैं, ना जो आपने कोई प्रमोशन पॉलिसी बनाई है उसका आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, ना आपने कोई जो डीएसीपी समकक्ष समयमान वेतन है उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं, ना डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कोई काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट सिर्फ और सिर्फ कागजों पर रखा हुआ है। आप देखें जिला अस्पतालों में या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर जहाँ पर डॉक्टरों की संख्या कम होती है, वहाँ रात बिरात कोई मरीज आता है, वो एक्सीडेंट करके आए या हार्ट अटैक लेके आए, अगर वो मरीज नहीं बच पाता तो पब्लिक डॉक्टर्स के ऊपर अटैक कर देती है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। उनके रहने के लिए वहाँ क्या व्यवस्था है, कैंपस है या नहीं, अगर उसके बच्चे हैं 5 साल के या 10 साल के तो उनके पढ़ने के लिए क्या व्यवस्था है। ये सारी चीज़ें जब तक आप नहीं सोचेंगे समझेंगे और फिर आप उम्मीद करेंगे कि चिकित्सक गांव में रहें। आज आप वल्लभ भवन में काम करने वाले की स्थिति देखिए और एक गांव में काम करने वाले चिकित्सक की स्थिति को देखिए। यहाँ इनके पास आने जाने के लिए गाड़ी है, बंगला है, टेलीफोन्स हैं, सुरक्षा गार्ड हैं, उनके पास क्या है? उनके पास कुछ भी नहीं है। तो आप जब तक इसको बेहतर तरीके से उनके रहने का, एटलीस्ट उनके रहने का, उनकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, जब तक आप उसको फुलफिल नहीं करेंगे और फिर आप ये जनता के सामने ये शिकायत करेंगे कि डॉक्टर जाते नहीं। अरे क्यों डॉक्टर्स नहीं जाना चाहते? हमारे पास जो डॉक्टर्स आते हैं पढ़ने लिखने वाले, वो ग्रामीण परिवेश के ही होते हैं, वो अपने घर जाके काम करना चाहते हैं। आपकी नज़रों में सिस्टम में बदलाव क्यों नहीं कर रही सरकार? नहीं, सिस्टम में बदलाव इसलिए नहीं कर रही है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि नीति निर्धारक जब तक चिकित्सक नहीं होंगे तब तक ये व्यवस्थाएं नहीं बदलेंगी। आपको आज पर बात आ जाती है कि ट्रांसफर ले लिया गांव से या यहाँ से। इसके लिए हम एक पॉलिसी बनाए ना, हम एक पॉलिसी बना दें कि एक डॉक्टर जो पीएचसी पे गया है वो 2 या 3 साल काम करने के बाद सीएचसी पे आ जाए, सीएचसी पे काम करने के बाद जिला अस्पताल में आ जाए, जिला अस्पताल काम करने के बाद आप उसको गृह क्षेत्र में भेज दीजिए। आप इस पॉलिसी को बना दीजिए ना। आप पॉलिसी कुछ बना नहीं रहे। जो बेचारा कोई गरीब आदमी है वो किसी एक जगह फंस गया तो फंस गया, आप उसको वहाँ से हटाने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब तक इस तरह की आप पॉलिसी बना देंगे, उसको ये अगर मालूम हो जाए कि 10 साल के बाद मैं अपने गृह क्षेत्र में पहुंच जाऊंगा, 10 साल के बाद मुझे इस पे स्किल पे मैं यहाँ अपने आप पहुंच जाऊंगा, आदमी क्यों काम नहीं करेगा? हर चिकित्सक वो बना किस लिए है? चिकित्सीय कार्य करने के लिए बना है, वो कोई दूसरे काम करने के लिए नहीं बना। उसको खुशी होती है। आज हम लोग अगर कहीं अस्पताल में या किसी मेडिकल कॉलेज में बैठते हैं, हमारे द्वारा अच्छे छात्र पढ़ाए हुए अच्छे छात्र निकलते हैं, या हम किसी मरीज को अच्छा करते हैं, तो हमसे ज़्यादा खुशी किस बात को होगी? तो अगर हम वो नहीं कर पाते तो दुख तो हमें ही होता है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, जवाबदारियां क्या है? हर आदमी अपना बेहतर जीवन जीना चाहता है। वो चाहता है कि वो उसने जो भी संघर्ष किया, मेहनत की हो, लेकिन उसके बच्चे अच्छी जगह रहें, पढ़े लिखें, उसके परिवार को सुरक्षा मिले, वो मरीजों का इलाज कहने के सिस्टम में थोड़ा बदलाव होने बिल्कुल आमूल चूल परिवर्तन, थोड़ा बहुत बदलाव नहीं। अगर हम चाहते हैं कि बड़ा बदलाव
सिस्टम में आए, तब जाके बिल्कुल डॉक्टर सिस्टम आराम से में रुकेगा भी, आपको रहेगा भी और मरीजों की सेवा भी करेगा। आमूल चूल परिवर्तन करने पड़ेंगे, सेवा शर्तों का पुनरीक्षण करना पड़ेगा और एक ऐसी व्यवस्था लानी पड़ेगी जहां आपको स्वास्थ्य और हेल्थ वर्कर और स्वास्थ्य के में काम करने वाले चिकित्सकों को सर्वोच्च स्थान पर रखना पड़ेगा। तभी आप जो हमारे सूचांक हैं, खासतौर से जो जहां हम बहुत पीछे जा रहे हैं मध्य प्रदेश, अगर उसको आगे लाना है तो आपको एक आमूल चूल परिवर्तन करना। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल है कि स्वास्थ्य सेवाओं की अगर हम बात करें और चिकित्सा शिक्षा की बात करें तो इनके भविष्य को लेकर मैं सिर्फ आपसे पूछूंगा, आपका विजन क्या कहता है? देखिए, मेरा विज़न तो अगर आप मेरा व्यक्तिगत विज़न कहें तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मध्य प्रदेश के एक एक व्यक्ति का एक डिजिटल हेल्थ कार्ड बन जाना चाहिए। सबसे पहला काम, हमारे पास एक डाटा सेंटर हो, जैसे हमारे पास एक आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, वैसे मेरे पास डिजिटल हेल्थ कार्ड हो। मैं किसी भी जगह पर जाऊँ उसमें मेरी पूरी डिटेल हो, इसके पहले मेरे कितने ऑपरेशन हुए, मुझे कौन सी बीमारी है, मुझे किस दवाई से एलर्जी होती है, मैंने आज तक कौन सी दवाइयाँ खाई हैं, क्या मैं डायबिटिक हूँ, क्या मैं हाइपरटेंसिव हूँ, क्या मैं बाइपोलर हूँ, क्या मुझे दिखता कम है, ताकि जिस अस्पताल में जाऊँ मेरा पूरा डाटा वहाँ पर आ जाए और उसके अनुसार एक्यूरेट ट्रीटमेंट मुझे मिल जाए। दूसरी बात, चूँकि मैं मेडिकल कॉलेज में काम करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेडिकल की एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो ऐसी हो कि विश्व में जहाँ भी डॉक्टरों का नाम लिया जाए तो उनको ये होना चाहिए कि हिंदुस्तान के डॉक्टरों का नाम हो। और हिंदुस्तान में, चूँकि मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, तो हर जगह पर मध्य प्रदेश के जो चिकित्सक हैं उनको पूरे इज्जत और सम्मान के साथ उन्हें बुलाया जाए, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। हालांकि डॉक्टरों का सम्मान तो सर हमेशा सभी करते हैं, क्योंकि भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है डॉक्टरों को। काफ़ी अच्छी आपने बात कही और इंटरव्यू के माध्यम से आपने कई चीज़ें भी बताई हैं। और स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की अगर बात करें तो ऐसे स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील मुद्दे पर जो आपने आज जवाब दिए वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सरकार की नीयत और सरकार पर सवाल उठते हैं। अब जिम्मेदारों को इसके लिए आगे आना पड़ेगा, उन्हें अपने जवाब देना पड़ेंगे कि आखिर वो इन विषयों में क्या करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने कई ऐसी चीज़ें जो हमारे दर्शकों के साथ साझा की है और जाहिर सी बात है आपने जो बातें अपने इंटरव्यू के माध्यम से बताई है उससे कई लोगों को कई जानकारी मिलेगी, क्योंकि स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील क्षेत्र में उठ रहे ये सवाल सरकार की नीयत और नीतियों पर सीधे सवाल उठा रहे हैं। अब ऐसे में जिम्मेदारी किसकी तय होगी और सुधार कब होगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।